बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 20 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने माना है कि बिहार के पुलिस के पास लोग जाने से डरते हैं। गरीब लोग बिहार पुलिस के पास जाने से डरते हैं, यह कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पुलिस को जनता का दोस्त बनने की सलाह देते हुए गरीबों तक पहुंचने को कहा है। जी हाँ, एक कार्यक्रम में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीब लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं, घबराते हैं, इसीलिए पुलिस खुद उन तक जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने राज्य सरकार के स्तर से पुलिस कर्मियों की समस्याओं का निष्पादन करने का भी आश्वासन दिया है। तेजस्वी यादव लगातार चौथी बार बिहार पुलिस एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मृत्युंजय कुमार सिंह को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन सभी पुलिसकर्मियों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के किसानों की समस्या को लेकर के बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बड़ा ऐलान किया है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को भगवान की तरह मानती है। ये कहना है बिहार के कृषि मंत्री की। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ेगा तो फिर पूरा खजाना खोल दिया जाएगा किसानों के लिए। दरअसल सोमवार को किसानों की कई समस्याओं को लेकर के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में मानसून की बेरुखी से खेती चौपट हो गई है। अब तक 22% बिचड़े की ही बुआई हुई है। ऐसे में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पूरा खजाना किसानों के लिए खोल दिया जाएगा। किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि किसान हमारे लिए मेहमान है। यह सरकार का पूरा खजाना किसानों के लिए है। महागठबंधन किसानों को भगवान की तरह मानता है। 600 करोड़ की सब्सिडी पिछली बार दी गई थी और अब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर पूरा खजाना किसानों के लिए खोल दिया जाएगा। कुमार सर्वजीत ने कहा है कि 1000 किसानों को गया में बुलाया गया था, उनकी मन की बात को सुना, जबकि देश में अपनी मन की बात कही जाती है। कई जिलों के किसानों की बात सुनी, उन जिलों को पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को खाद उचित मात्रा पर नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। जहाँ अभी बीज को लेकर के काम हो रहा है, आगे खाद की भी आपूर्ति होगी। जहाँ वहीं आगे उन्होंने कहा है कि सुखाड़ होगा तो फिर एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा, हर निर्णय में कृषि विभाग किसानों के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति के हरफन मौला नेता और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि वे हर दिन कम से कम 1 लाख रुपए बांट देते हैं। जी हाँ, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दावा किया है कि 1993 से लगातार काम करते आ रहे हैं। बीते 40 साल में उन्होंने कम से कम 280 करोड़ रुपए यानी कि 300 करोड़ रुपए लोगों के बीच ऐसे ही बांट दिए हैं। जब पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि मैं राजनीति करने के लिए ये काम नहीं करता, बल्कि भाई की भूमिका निभाते हुए सेवा के लिए काम करता हूँ। उस समय ये भी मैं नहीं सोचता कि उस व्यक्ति ने मुझे वोट दिया है या नहीं। मैं बिहार के पीड़ित लोगों की सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। पप्पू यादव ने कहा है कि पुण्यतिथि राशि में मैं खुर्दा पंचायत का मुखिया बना, उसके बाद 40 साल का समय बीत गया। इस बीच प्रतिदिन मैंने अगर 1 लाख रुपए ही बांटे होंगे तो फिर अब तक 280 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों की सेवा में दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि सामने चुनाव है और फिर चुनाव में भी मुझे पैसा बांटना पड़े तो फिर उसकी नौबत नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ने में 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे तब जीत होगी। अगर जीतने के लिए इतना खर्च पड़ेगा तो फिर चंदा ही मांगना पड़ेगा। जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूं उन्हें चंदा देना पड़ेगा। मैं इतना नासमझ नहीं हूं कि चुनाव में पैसे बांटने की ज़रूरत पड़ जाए। पप्पू यादव ने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग चिंता करते हैं कि पप्पू यादव कौन सा टेबलेट खाता है कि सोता नहीं है और फिर दिन रात दौड़ता रहता है। जहां उन्हें ये समझना चाहिए कि पप्पू यादव को जनता से ताकत मिलती है और लोगों से मिलकर के ऊर्जा मिल पाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज
कुछ हद तक बदला है। जी हाँ, रविवार दोपहर को पटना समेत कई इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी से राहत दी। रात में ठंडी हवा ने मौसम को सुहाना बना दिया। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, वैशाली, नालंदा, सारण, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया समेत कई इलाकों में रविवार को बारिश हुई। वहीं पूर्णिया, किशनगंज के इलाकों में सोमवार भी सुबह बारिश हुई। कई इलाकों में आसमान बादल छाए। मौसम विभाग की माने तो पूर्व हवा का प्रभाव होने से वातावरण में नमी का संचार हो रहा है, इस कारण बादल बनने लगे हैं। इन मौसमी प्रभाव को देखते हुए आज 20 जून को 27 जिलों में मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है। जब पटना, गया, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज समेत कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं सासाराम, भभुआ और बक्सर समेत कई इलाकों में हीट वेव का भी असर दिखेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बिपरजॉय तूफान का असर लगभग समाप्त हो चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में आगे बढ़ेगा। इससे राज्य के सभी हिस्से में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इधर बिहार में भीषण गर्मी से बीमार होने वालों के साथ साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जब पटना, भोजपुर, गया, बक्सर और नवादा में दर्जन भर लोगों की जान गई है लू की वजह से। जब बिहार में लू से लोगों की जान जाने की संख्या 50 के पार हो गई है। जब सिवान में पीटीसी दारोगा की जान गई है। जहाँ आशंका है कि लू लगने से इनकी जान गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसान कब से कर रहे हैं। हालांकि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आने वाले हफ्ते में पीएम किसान योजना की बकाया किस्त जारी कर दी जाएगी। हालांकि इस बार इस योजना का पैसा सबको नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो उनके योग्य होंगे। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किन किसानों को मिलेगा और किसके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसके बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा। तो बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त एक परिवार में सिर्फ एक इंसान को मिलेगी, यानी कि आपके परिवार का जो मुखिया होगा उसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त दी जाएगी। या मान लीजिए कि एक परिवार में 4 लोग हैं, 2 बेटे और माता पिता। ये 4 लोग भले ही किसान करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन पीएम किसान योजना का पैसा सिर्फ परिवार के मुखिया यानी कि सिर्फ पिता के आधिकारिक बैंक खाते में ही आएगा। इसलिए अगर परिवार के मुखिया के बैंक खाते में कोई भी टेक्निकल समस्या हो तो फिर उसे समय रहते सुधार दें। अब बात करते हैं कि किन लोगों का पैसा रुक सकता है। तो बात करते हैं कि इस बार कई लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त नहीं मिलेगी। ये वे लोग हैं जिनकी अभी तक 13वीं किस्त भी नहीं आई है, या फिर जिन लोगों का अब तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है। वहीं अगर आपके आधार कार्ड में अगर कोई भी गलती है तो भी आपकी 14वीं किस्त रुक सकती है। इसलिए अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई तो फिर उसे करवा लें। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी गलती है तो फिर उसमें सुधार करा लें। वहीं कई किसान ऐसे भी हैं जिनके बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी के चलते पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे समय पर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी अपने बैंक अकाउंट की टेक्निकल गलतियों को जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि आसमान से आग बरस रही है और असर जमीन पर है। भीषण गर्मी की वजह से उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में स्कूलों को अलग अलग तारीख तक बंद कर दिया गया है। लू और गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने प्री बोर्ड तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। जब पटना के सभी सरकारी और फिर गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 12 से 18 जून तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। जब पटना के डीएम ने कहा कि 24 जून के बाद स्कूलों को खोलने का या फिर बंद करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। पटना में पिछले 24 घंटे में 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से लू के चलते घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों तापमान 40 डिग्री के पार हो रहा है। जब पारा चढ़ने के बाद गर्मी से लोग बेहाल हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गर्मी से काफ़ी त्रस्त नजर आए। सोमवार को नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा में बाहर छतरी में निकले तो फिर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सवाल करने लगे। गर्मी से बेहाल नीतीश कुमार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूछे गए सवाल पर बहुत गर्मी होने का हवाला देकर के बात को टाल दिया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया ने समान नागरिक संहिता के बारे में सवाल पूछा तो पसीना पोंछते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत गर्मी है भाई, बाद में बात करते हैं, अभी बहुत गर्मी है। ये कहते हुए सीएम नीतीश कुमार आगे निकल गए। आपको बता दें कि मोदी सरकार लंबे समय से देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की पैरवी कर रही है। जहाँ वहीं इन दिनों समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। समान नागरिक संहिता पर
आम जनता की राय और फिर उनके बीच विचार विमर्श करने के लिए 22वें विधि आयोग ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। आयोग इस पर लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक संस्थानों, धार्मिक संस्थानों और फिर संगठन प्रतिनिधियों से 1 माह के अंदर इस पर उनकी राय मांगी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के जल संसाधन एवं सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर संजय झा ने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू में कहा है कि पिछले 15 साल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है, लेकिन बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण नहीं हो पाया गया है। जब तक केंद्र सरकार समाधान के लिए पहल नहीं करेगी तब तक बिहार वासियों को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उनकी माने तो नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते हर एक साल उत्तरी बिहार में बाढ़ से 8 करोड़ आबादी प्रभावित होती है, साथ ही 2.5 लाख हेक्टेयर की फसल बाढ़ से बर्बाद हो जाती है। हजारों करोड़ की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर संजय झा ने कहा है कि उत्तरी बिहार में ही सबसे अधिक लोग बाढ़ की वजह से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि उत्तरी बिहार में साल में एक बार बाढ़ की त्रासदी जरूर आती है। जब कोसी बैराज बनाने के लिए सालों पहले बात हुई थी, लेकिन जब तक केंद्र सरकार और फिर नेपाल सरकार साथ में काम नहीं करेगी, बिहार की जनता उसी तरीके से बेहाल रहेगी। उन्होंने बातचीत में बताया है कि आज़ादी से लेकर के अब तक सभी देशों के साथ भारत का संबंध समय के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन नेपाल के साथ आज भी कई मसलों पर सरकार स्थानीय मुद्दों को अनदेखा कर रही है। नेपाल से आने वाला लाखों क्यूसेक पानी हर एक साल बिहार के लिए आफत लेकर के आता है, बिहार के लोग बर्बाद हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नदी पर हाई डैम बना दिया जाए तो फिर समस्या का समाधान कुछ हद तक निकल जाएगा। जब पिछले 15 साल में नदियों के रखरखाव और फिर आपदा प्रबंधन के लिए बिहार सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। नदियों के तटबंधों को बांधने और फिर मरम्मत के लिए हर एक साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। बाढ़ की वजह से उत्तरी बिहार में धान की फसल भी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, नहीं बच पाई। डॉक्टर संजय झा ने बताया है कि केंद्र सरकार केन बेतवा के तर्ज पर इस कोसी नदी पर पहल करे तो फिर बिहार ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों को भी इसका फायदा होगा। जब बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, अररिया सहित 2 दर्जन जिले बाढ़ से सीधे प्रभावित होते हैं। आपदा प्रबंधन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण कई जिलों की हजारों एकड़ जमीन पूरे साल पानी में समा जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि आज एक बार फिर से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठेले पर दिखाई पड़ा है। मामला बिहार के नवादा जिला का है, जहां एक शख्स को जब एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिली तो फिर वह अपनी बीमार मां को ठेले पर ही लेकर के सदर अस्पताल पहुंचा। आरोप तो ये भी है कि टोल फ्री नंबर पर फोन करने के बाद भी उसे एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाई। मजबूर होकर के शख्स ठेले पर ही बीमार मां को लेकर के इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं होने वाली थी। जब यहाँ ना तो डॉक्टर मिले और ना ही माँ को डॉक्टर के पास तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर मिला। हद तो तब हो गई जब बुजुर्ग महिला को देखने के लिए अस्पताल में कोई डॉक्टर भी नहीं मिला। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं था जब इस तरह की तस्वीरें बिहार से खास करके स्वास्थ्य महकमे से सामने आई हो। हम आपके सामने 3 सबूत रख रहे हैं जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली, वे ठेले पर दिखाई दी। नंबर 1, नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था ठेले पर दिनांक 19 जून 2023 का है जो दिखाई दे रहा है। ताज़ा मामला नवादा जिला के सदर अस्पताल का है, जहां शिरोमणि नाम की महिला कई दिनों से बीमार थी। जब महिला की अचानक तबीयत खराब होने लगी तो फिर परिवार वाले आनन फानन टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। इस बीच मरीज की हालत खराब होती जा रही थी, जिसके बाद मजबूर होकर के परिवार वाले मरीज को अस्पताल लेकर के आए। दूसरा नंबर, रोहतास में भी दिनांक 9 अप्रैल 2023 को स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें ठेले पर नजर आई थी, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने शपथ लेते ही 60 दिनों के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प का दावा किया था। लेकिन रोहतास से अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि स्वास्थ्य सिस्टम का मजाक बन जाता है। रोहतास जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करगहर में एक टीबी के मरीज को गंभीर स्थिति होने के कारण अस्पताल में एक ठेले पर मरीज को परिवार वालों के द्वारा लाया गया था। परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने टोल फ्री नंबर पर काफी देर तक ट्राई करने के बाद उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला। मरीज की हालत गंभीर हो रही थी, इसलिए उसे 3 किलोमीटर तक धक्का देकर के ठेले पर लाद करके लाना पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए पुलिस को खुली चुनौती दी है। जब बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से 24 लाख रुपए लूट लिए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जब बिहार के अररिया जिला के जोकीहाट थाना क्षेत्र की फटकी के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब बेखौफ बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गन पॉइंट पर लेकर के 24 लाख 51 हज़ार
400 रुपये लूट करके फरार हो गए। फिलहाल लूट की इस बड़ी वारदात की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जब पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रही है और अपराधियों की शिनाख्त करने में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से मिट्टी खनन का खेल धड़ल्ले से गंगा नदी के किनारे चल रहा है। गंगा नदी महानंदा नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी खनन लगातार जारी है, जहां इन दोनों नदियों से काफ़ी दिनों से अवैध खनन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के नाक के नीचे से मिट्टी माफियाओं के द्वारा मिट्टी की अवैध रूप से खनन की जा रही है, उसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। जहाँ एक तरफ कटाव के भय से लोग परेशान हैं, लोग अपने आशियाने को तोड़ करके दूसरे जगह पलायन करने को मजबूर हैं। कटाव के भय से लोग पलायन कर रहे हैं। कई परिवार के आशियाने गंगा नदी में कट करके विलीन हो गए हैं। वहीं लोगों के खेतीहार जमीन गंगा में ले लिया है, लेकिन मिट्टी माफियाओं का अवैध रूप से मिट्टी खनन करके बेचना लगातार जारी है। दोस्तों बात करेंगे कि चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ बेतिया कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। चनपटिया क्षेत्र से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान मारपीट और फिर रंगदारी मांगने के आरोप में न्यायालय ने वारंट जारी किया है। जब मनीष भी उसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा था। गौरतलब है कि तमिलनाडु में बिहार मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो बनाने के मामले में तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, मगर विधायक उमाकांत सिंह के मामले में उसकी परेशानी बढ़ने वाली है। जब बेतिया कोर्ट ने उसे मदुरै के जेल से बेतिया कोर्ट में पेश के लिए वारंट जारी किया है। जब पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे बेतिया कोर्ट में 27 जून को पेश किया जाएगा। उधर बैंक मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार और फिर सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर के 2022 में एक मामला दर्ज कराया गया था। इसमें 18 मार्च 2023 को पुलिस कुर्की जब्ती करने के लिए मनीष कश्यप के घर गई थी। इस कार्रवाई के बाद उसी दिन मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगा, जहां आर्थिक अपराध इकाई ने भी मनीष कश्यप पर कई मामले दर्ज कराए हैं। उधर एनएसए की कार्रवाई को लेकर के अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी किया था, जहाँ साथ ही मनीष कश्यप को मदुरै केंद्रीय कारागार से कहीं और स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि विपक्षी दल कुछ भी कर ले, बिहार में उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विपक्षी एकता के लिए आने वाले नेताओं को बिहार में सिर्फ लिट्टी चोखा मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल कई साल से बिहार नहीं आए हैं। ममता बनर्जी भी बिहार नहीं आती है। जब वे आए तो फिर उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें बिहार में लिट्टी चोखा के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता 2024 में नरेंद्र मोदी की झोली में 40 की 40 सीटें डालेगी और उत्तर प्रदेश से भी 80 की 80 सीटें डालेगी। महागठबंधन से जीतन राम मांझी के अलग होने पर शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की नाव से मांझी ही कूद गए हैं। जब नाव में मांझी नहीं तो फिर क्या होगा। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। यह चुनाव को लेकर के वे काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने चुनाव में पिछले दरवाजे से बीजेपी को फायदा पहुंचाने को लेकर के खुलकर जवाब दिए थे। रविवार को एआईएमआईएम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पार्टी प्रमुख का एक 57 सेकंड का वीडियो शेयर किया, जिसमें ओवैसी हैदराबाद लोकसभा की से सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने की दावत दे रहे हैं। यह सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि एआईएमआईएम के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं कि आओ लड़ो मेरे खिलाफ। कौन आपको रोक रहा है? आओ ना, मैं खुल करके सामने लड़ने के लिए तैयार हूं। आओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हमसे चुनाव लड़ो। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि कौन आपको रोक रहा है? तुम हैदराबाद से लड़ो, मैं मेरठ जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा और किशनगंज भी जाऊंगा। मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा। मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो फिर रोना नहीं। आओ मुकाबला करो। मुझे जितना मज़ा मुकाबला करने में आता है, बातचीत करने में नहीं आता है। मुझे मज़ा तो मुकाबला करने में ही आता है। तो आओ ना, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, लड़ो हमसे, तब दिखाएंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। जहाँ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसीलिए इन लोगों को बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देती है। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, जहाँ भी एआईएमआईएम से मुकाबला करना है तो करो। मुकाबला करने में मुझे जितना मज़ा आता है, बातचीत करने में नहीं आता है।
मुकाबला करो मुझसे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और मुस्लिम बहुल सीटों के साथ ही अन्य सीटों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सीएम केसीआर की बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और फिर एआईएमआईएम चुनावी मैदान में होंगी। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में भीषण गर्मी के कारण कोरोना जैसे हालात बन गए हैं। जब पिछले 72 घंटे में 70 के करीब लोगों की जान गई है, जहाँ भीषण गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से। वहीं कई जिलों में प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 भी लागू कर दिया है ताकि लोग बेवजह घरों से ना निकले और शिक्षण संस्थानों, स्कूलों में दिन के समय भीड़ ना जुटे। अगर बात सीमांचल मिथिलांचल की करें तो फिर यहाँ भीषण गर्मी और लू का आम लोगों के जनजीवन पर काफ़ी बुरा असर डाला था। हालांकि 2 दिन से गर्मी कम हुई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बढ़ते तापमान की वजह से कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था। कई जिलों में तो 2 दिन के अंदर 30 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पर आरा की बात करें तो आरा में 30 लोगों की 2 दिन के अंदर जान गई है। जहाँ आरा में 24 घंटे के अंदर लू लगने से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी में तैनात एक सैप जवान सहित 15 लोगों की जान गई है। जहाँ वहीं पटना के एनएमसीएच में सिर्फ रविवार को 6 लोगों की जान गई है। वहीं 3 दिन में 26 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। कई जिलों में भी वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। अभी 2 दिनों तक ऐसी स्थिति रहने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कठपुतली हो गए हैं, जब अब तो मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। नीतीश कुमार को अब आराम की ज़रूरत है। जब कल्याण बिघा में एक बेहतर कुटिया बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये बात उन्होंने अरेराज में आयोजित 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के दौरान कही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार अब कठपुतली मुख्यमंत्री हो गए हैं। 23 जून के बाद आरजेडी और फिर कांग्रेस के मंत्री बनेंगे, ये बयान कांग्रेस की तरफ से आई है। जब कांग्रेस के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साध रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये कठपुतली बन गए हैं। अब तो वे सीएम बनने के लायक भी नहीं रहे, उनको तो अब आराम करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस के 2 नेता मंत्री बनेंगे। 23 जून को पार्टी में विपक्षी एकता की बैठक होगी। उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश सिंह के इसी बयान को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक बड़े शराब माफिया की राज्य सरकार के मंत्री यानी कि बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ की वायरल फोटो ने सियासी हलके में सनसनी फैला दी है। जब पुलिस ने इस शराब माफिया को लाखों की शराब के साथ गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि वे पहले से ही कई कांड का मुजरिम है। जहां अब तेज प्रताप यादव जैसे राजनेताओं के साथ नज़दीकी को बता रही तस्वीरों के वायरल होने से कई तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार के सीवान पुलिस ने पटना के पकरवा गांव के निवासी गोलू और फिर उसके एक अन्य साथी को गाड़ी के साथ लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले ही गोलू और उसके साथी को बिहार और फिर यूपी के बॉर्डर पर गुठनी थाना क्षेत्र के सोहगरा के पास गिरफ्तार किया था। पुलिस कह रही है कि गोलू शराब माफिया था और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर शराब माफिया गोलू की तस्वीरें वायरल हो रही है। शराब माफिया गोलू की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें वे बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में वे राजद के एक पूर्व विधायक के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। शराब माफिया गोलू की ये तस्वीरें तेजी से के साथ वायरल हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में आगामी 23 जून को विपक्षी दलों की होने वाली बड़ी बैठक के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। ऐसे में जैसे जैसे बैठक का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, सियासत भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष के जितने दल हैं, जब सभी की नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जब वे देश में 3-3 महीने के कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश का 3 महीने का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी टूट गया है। पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद भाजपा कार्यालय में सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश भर में जितनी भी विपक्षी की पार्टियां हैं, उनके नेताओं को प्रधानमंत्री बनना है। जब विपक्ष के नेता सपना देख रहे हैं कि देश में 3-3 महीने का प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 में देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बैठक करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है, आज़ाद है।
लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस की गोद में महागठबंधन के साथ लोग बैठे हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि राहुल गांधी ने जब तक ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वे बिहार आने के लिए तैयार नहीं थे। बिहार के लोगों को दुख है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार इसीलिए एनडीए छोड़ करके गए थे कि उन्हें पीएम बनने का सपना दिखाया गया था, लेकिन उनके सपने को भी तोड़ा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान की तहत अमित शाह और जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी और फिर 44 डिग्री तापमान के बीच भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह घूम करके लोगों के बीच पार्टी के कार्यक्रमों और फिर सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम दिखाएंगे 2014 के बाद 2024 के भारत में पीएम नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उनके कामों को कैसे धरातल पर उतारा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी की युवा परिषद और फिर सभी प्रकोष्ठ के साथियों की बैठक पटना में हुई। जिलाध्यक्ष युवा परिषद और पदाधिकारियों की बैठक में जन अधिकार पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। जब बैठक में यह फैसला लिया गया है कि चुनाव से पहले तक बिहार के हर प्रमंडल में जाकर के युवा सम्मेलन संवाद किया जाएगा। पप्पू यादव से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या वे अपनी पार्टी का विलय करेंगे, तो मीडिया के इस सवाल का जवाब देते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि कम से कम इस जन्म में तो जन अधिकार पार्टी किसी के साथ विलय नहीं करेगी। युवा परिषद की बैठक में राजू दानवीर भी मौजूद रहे। उन्होंने बुके देकर के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को सम्मानित किया। इस मौके पर पप्पू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। महात्मा गांधी और गोडसे के बीच में कोई भी फर्क नहीं रहने दिया जा रहा है। गोडसेवादी लोग लगातार महात्मा गांधी पर हमला बोल रहे हैं। अम्बेडकरवादी सोच पर हमला किया जा रहा है। अब हनुमान से रावण को गाली दिलवाया जा रहा है। लगातार पिक्चर के माध्यम से नफरत पैदा किया जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि सम्मेलन संवाद के दौरान जाप के सभी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को लैस करेंगे। जन अधिकार पार्टी मजबूत संघर्ष के साथ बिना जाति धर्म और फिर मजहब के आम आदमी को जाप से जोड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जितने भी ज़मीन हैं, उन ज़मीनों का खतियान होता है। जी हाँ, बिहार में जितने भी ज़मीन मौजूद है, उन ज़मीनों का खतियान होता ही है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार खतियान ज़मीन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें उस ज़मीन मालिक के सभी ज़मीन के बारे में जानकारी होती है। जब खतियान में नाम के साथ साथ थाना नंबर, अंचल का नाम, जिला और फिर राज्य का नाम, खाता नंबर, खसरा नंबर, ज़मीन का रकबा, चौहद्दी होती है। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में ज़मीन का खतियान कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब हम आपको भी देंगे। हम आपको बताएंगे कि बिहार में कितने प्रकार की ज़मीन का खतियान होता है। तो रैयती खतियान के अंतर्गत बिहार के निवासी के पास जितनी भी ज़मीन है उसमें उसकी जानकारी होती है। उसके बाद बात करते हैं सिकमी खतियान, यानी कि आपको बता दें कि बटाई, हुंडा अथवा चौथाई के रूप में ज़मीन का बना हुआ खतियान को सिकमी खतियान कहा जाता है। तीसरा होता है मुस्तवा खतियान, यानी कि दान, इनाम या फिर उपहार से मिली ज़मीन का खतियान बना है तो उसे मुस्तफ़ा खतियान कहा जाता है। उसके बाद चौथा खतियान होता है मुक्त तनाज़ा खतियान, यानी कि बिहार में विवादित ज़मीन का जितना भी खतियान बनाया गया है उन सभी खतियान को मुक्त तनाज़ा खतियान कहा जाता है। पांचवा होता है बिहार सरकार खतियान। ये वैसी खतियान ज़मीन है जो बिहार सरकार के अंतर्गत आती है। उन सभी का जो खतियान बनाया गया है उसे बिहार सरकार खतियान कहा जाता है। उसके बाद छठा नंबर पर है भारत सरकार खतियान, यानी कि केंद्र की सरकारी ज़मीन जैसे कि रेलवे, जंगल, नदी, बांध, समुद्री क्षेत्र, टापू आदि ज़मीन के बने खतियान भारत सरकार के खतियान होता है। तो आप ये अब जान गए होंगे कि आखिर बिहार में कितने प्रकार के खतियान होते हैं और कौन कौन से खतियान होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था तो फिर आप राशन कार्ड की लिस्ट में ऑनलाइन के द्वारा आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित वेबसाइट पोर्टल पर विजिट करना होगा। वही बिहार सरकार ने कई अपात्र लोगों को राशन कार्ड से नाम को हटा दिया है। जिन लोगों को सरकार के द्वारा अपात्र घोषित किया गया है उन लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द अपना नाम चेक कर सकते हैं। बिहार राशन कार्ड में अपना नाम चेक करने के लिए उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। जहाँ और ये वेबसाइट है www.apds.bihar.gov.in। वेब पोर्टल पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पोर्टल के होम पेज पर जाकर के आप RCMS रिपोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपने ज़िला का नाम को सेलेक्ट करना है या इसके बाद ग्रामीण या फिर शहरी राशन कार्ड चुनना है। अब आपको ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम और गांव का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपके सामने राशन कार्ड की सूची आ जाएगी। इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी देश पर राजा की तरह राज करना चाहती है। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का नाम यानी कि नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर भाजपा पर जमकर के भड़ास निकाली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा पूरे इतिहास को बदलना चाहती है। उन्हें देश के लिए काम करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वे आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। वे देश को तोड़ना चाहते हैं। वे देश को ऊपर सम्राट की तरह शासन करना चाहते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोग पूरे इतिहास को ही बदलना चाहते हैं। हम लोग तो पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को यानी कि भाजपा को काम करने से मतलब नहीं है। आरएसएस का अपना एजेंडा है जिसको भाजपा संविधान की जगह लागू करना चाहती है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। देश के लोगों के बीच में अमन चैन छीनना चाहते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि ये लोग लोगों में मतभेद पैदा करके नफरत फैलाना चाहते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि डायवर्सिटी ही इस देश की खूबसूरती है, लेकिन भाजपा इसे खत्म करना चाहती है। ये लोग केवल राजा की तरह राज करना चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आरजेडी के विधायक मनोज यादव ने बीजेपी पर तल्ख बयानबाजी की है। जहां कल्याणपुर से राजद विधायक मनोज यादव ने कहा है कि भगवान भी भाजपा से परेशान हो गए हैं, इसीलिए भगवान भी चाहते हैं कि भाजपा मुक्त भारत हो। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं को अब अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को बता करके वोट मांगना होगा। जब हम लोग किसी भगवान का विरोधी नहीं है, जब हम लोग राम मंदिर के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं। राजद विधायक ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। राजद विधायक के साथ जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बना करके धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे। ऐसा राजद के लोग चलने नहीं देंगे। आप भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं। आपको सिलेंडर के महंगाई और बेरोजगार के नाम पर वोट मांगना होगा। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कह रहे थे, सबको पक्का मकान देने की बात कह रहे थे, इस पर वोट मांगना होगा। टिफिन लेकर के रोटी भुजिया खाने से वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी को अपने काम पर वोट मांगना होगा। दोस्तों, बात करेंगे कि अगले साल यानी कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर के बहस तेज हो चुकी है। इस बीच अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। इस संगठन का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाना चाहिए और इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश भर में एक जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। जहाँ इतना ही नहीं, इस फोरम के मुख्य संयोजक इंद्रदेश कुमार ने दावा किया है कि बाकी देशों में मौजूद मुस्लिमों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के तमाम देशों का जिक्र करते हुए इंद्रदेश कुमार ने कहा है कि इस्लामिक देशों समेत कई ऐसे देश हैं जो सभी के लिए एक कानून व्यवस्था का पालन करते हैं। यहाँ हर किसी के लिए एक कानून है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड और फिर बाकी कई देशों में यही हो रहा है। इन देशों में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई भी परेशानी नहीं है। वहाँ मुस्लिम एक ही कानून का पालन करते हैं। इसके बावजूद भी भारत में मुस्लिमों को इस पर संदेह क्यों है। दोस्तों, बात करते हैं कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील बनाने के शौक ने मुंगेर की बेटी मनीषा रानी को बिग बॉस OTT सीजन 2 के घर में पहुंचा दिया है, जहां वे हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री पूजा भट्ट सहित अन्य 12 दिग्गजों के साथ बिग बॉस हाउस में समय बिताएगी और अपने साफ गोई और फिर बिंदास बिहारी स्टाइल से पूरे बिहार देशवासियों के दिलों पर छा जाएगी। यह मनीषा के चयन से न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि हर मुंगेरी उस पर गर्व कर रहे हैं। उसे वोटिंग करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है। जब मनीषा रानी को बचपन से ही डांस और फिर एक्टिंग करने का शौक है। मुंगेर जैसे छोटे शहर में भी जब डांस का कंपटीशन होता था तो फिर वह भाग लेती थी, जिसके बाद वे टिकटॉक पर डांस का रील बना करके सोशल मीडिया पर फेमस होने लगी। इसी दौरान वे कोलकाता डांस सीखने के लिए चली गई। चाहत इतनी थी कि वे कोलकाता में जुम्मा क्लास में बच्चों को डांस सिखाने लगी और फिर उससे मिलने वाले पैसे से ही खुद भी सीखती रही। जब टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा तो फिर वे खुद से स्क्रिप्ट तैयार करके उस पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। विभिन्न विषयों पर वे रील्स बना करके इंस्टाग्राम पर अपलोड करने लगी। लेकिन ठेठ बिहारी अंदाज में लोगों को हंसाने वाला वीडियो को लोगों ने खूब पसंद और फिर लाइक किया। धीरे धीरे फेमस होती गई और उसका चयन साल 2015 में डांस इंडिया डांस शो में हुआ, जिसमें वह PB राउंड तक पहुंची। यही नहीं, मनीषा की जिद ने उसे कपिल शर्मा शो तक पहुंचा दिया। इस शो में उसने अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ काम किया। इस शो ने उसे नया मुकाम दिया। साल 2023 में एक माह पहले दुबई में आयोजित आईफा अवार्ड में भाग लेने के लिए आमंत्रित मिला।
आपको बता दें कि विश्व के सेलिब्रिटी लोगों को ही इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है। आपको बता दें कि मनीषा रानी की बिग बॉस OTT 2 में उसकी धमाकेदार एंट्री हुई है, जिसको होस्ट खुद सुपरस्टार सलमान खान कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जब भी आप ट्रेन के AC कोच से सफ़र करते हैं तो फिर आपको सफ़र के लिए रेलवे की ओर से चादर, तौलिया, कंबल आदि मिलती हैं। रेलवे की ओर से दिए जाने वाले इन सामान को आप सफ़र के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आपको इन सामान को ट्रेन में ही छोड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे सफ़र के बाद अपने साथ लेकर के चले जाएं। कई लोग सफ़र के दौरान इन्हें इस्तेमाल करने के बाद अपने साथ ही बेडशीट या फिर तौलिया लेकर के जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ट्रेन के बाहर भी आपके पास ये बेड रोल का कोई भी सामान मिलता है तो फिर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि अगर किसी के पास बेड रोल का कोई भी सामान मिलता है तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होती है और फिर क्या इस जुर्म में जेल का भी प्रावधान है। तो बात करते हैं कि जब भी आप AC कोच में ट्रेन में सफ़र करते हैं तो फिर आपको रेलवे की ओर से कुछ सामान दिया जाता है, जिसे सफ़र के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना के दौरान रेलवे की ओर से बेड रोल देने पर रोक लगा दी थी और अब फिर से इसकी शुरुआत की गई है। बेड रोल सिर्फ AC क्लास में सफ़र करने वाले लोगों को ही दिया जाता है। रेलवे की ओर से दिए जाने वाले बेड रोल में 2 चादर, 1 कंबल, 1 तकिया, 1 कवर और फिर तौलिया शामिल होता है। हालांकि अब रेलवे की ओर से तौलिया कम दिया जाता है। आपको बता दूं कि रेलवे में 81,776 चादरें, 5,038 तकिया का कवर और 7,043 कंबल चोरी हुए थे। इसी तरीके से हर साल बड़ी संख्या में बेड रोल का सामान चोरी हो जाता है। माना जाता है कि इस सामान की वैल्यू करीब 14 करोड़ रुपए है। ऐसे में रेलवे ने अटेंडेंस को ट्रेन की यात्रा खत्म होने से आधे घंटे पहले ही बेड रोल का सामान इकट्ठा करने की सलाह दी गई थी, ताकि लोग इनकी चोरी ना कर सके। इसके साथ कई लोगों को इस जुर्म के लिए अरेस्ट भी किया गया है, जो संख्या काफ़ी कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रेन में जो सामान मिलता है, जो कपड़ा मिलता है, बेड रोल जो मिलता है, वो अगर घर लेकर जाएंगे तो इसकी क्या सज़ा है। तो बात करते हैं कि सफ़र के लिए दिए जाने वाले बेड रोल भी कई लोग घर लेकर जाते हैं। अगर कोई ऐसा करने के बाद पकड़ा जाता है तो फिर उस यात्री पर कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल ये रेलवे की प्रॉपर्टी मानी जाती है और रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 ट्रेन में सामान चोरी करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में इस जुर्म के लिए 1 साल की सज़ा हो सकती है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके साथ ही अधिकतम सज़ा की बात करें तो फिर ये 5 साल का है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।